स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आप नोट करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जैसी कुछ चीज़ आपने 10th क्लास में करी थी। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा होगा, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें आपने करा होगा एक तो डिस्टेंस फार्मूला, कि अगर कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे के x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ऐसे ही एक सेक्शन फार्मूला करा हुआ m1 x2 प्लस m2 x1 m1 m1 प्लस m2। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लेंथ निकाली जाती थी, कहीं मिड पॉइंट निकाला जाता था, कहीं अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो उसका रेशो निकाला जाता था, ये करते थे वहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हम ये जानते हैं 10th क्लास में एक चीज़ तो ये करी थी, एक चीज़ और करी होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पर आप देखते थे कि दो इक्वेशन दे रखी हैं और उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, अब वो जो लीनियर इक्वेशन है उसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते थे? जैसे मान लीजिए ये दे रखा है आपको, मान लीजिए दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मान लीजिए आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3x, y हो जाएगा 6 माइनस 3x अपॉन 2। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। अब आपने x की अगर अलग अलग वैल्यू लेनी शुरू करी, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 2 ले ली, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू 3। तो दो पॉइंट्स तो ये हो गए, और चाहो तो कोई और तीसरा पॉइंट भी निकाल दो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मान लीजिए x की वैल्यू ले ली यहाँ पर मान लो 4 ले लिया, लो 3 4 12 और 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा -6, मतलब -3 हो गया। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। आपको याद होगा कि आपने जब कोई एक लीनियर इक्वेशन करी थी तो उस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बोल देते थे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब उसमें एक तो x वाला टर्म होगा, एक y वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, ऐसे इक्वेशन बनती थी। अच्छा, लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इस वजह से कहा जाता था कि उसकी हेल्प से मैंने x और y के 2-3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स ले लिए अपनी मर्जी से। ठीक है, अब अगर इनको प्लॉट करूँगा ना तो मेरे को 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक मिलेगा 2,0, एक मिलेगा 0,3 और एक मिलेगा 4,-3। तो ये 3 अलग अलग मेरे को पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन 3 पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से भी ज्वाइन करोगे तो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसीलिए लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहा जाता है कि उसको अगर प्लॉट करने बैठे तो लाइन बनेगी, लाइन से ही तो शब्द बना लीनियर। तो अब जो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कंडीशंस दे रखी होंगी और हमको क्या करना होगा, हमको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी होगी। जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करा था कि कभी मिड पॉइंट निकाल रहे हैं लाइन का, कभी उसका रेशो निकाल रहे हैं कि पॉइंट ने उसको किस रेशो में डिवाइड करा, कभी उसकी लेंथ निकाल रहे हैं तो वो लेंथ, रेशो, मिड पॉइंट, वो कुछ नहीं निकालना है यहाँ पर। यहाँ पर हमको अलग अलग कंडीशंस दे रखी होंगी, उन कंडीशंस की हेल्प से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन बनानी है, और वो इक्वेशन इसी फॉर्म की होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखा जा सकता है। तो वो जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो हम करेंगे, और वो करने से पहले सबसे पहले जो मुझे पढ़ना है दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पर लिखे हैं आप स्लोप ऑफ अ लाइन, ये कैसे डिफाइन करा जाता है इसको, वाई एक्सेस है इधर और इधर है हमारे पास एक्स एक्सेस, वाई है इधर नीचे वाई डैश है, ये ओरिजिन हो गया, इधर एक्स है इधर एक्स डैश है। ठीक है, अब हमसे ये कहा जाए कि भाई आपको कोई भी लाइन दे रखी है, आप उसका स्लोप निकालिए। तो लाइन मान लीजिए ऐसी है,
ज़रूरी थोड़ी है कि कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो। मान लीजिए लाइन ऐसी है, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा किसी भी लाइन के साथ में जो भी लाइन दे रखी है, चाहे वो ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे सीधी हो, टेढ़ी हो, कैसी भी हो, हमें ये देखना है हम उस वो जो लाइन है उस लाइन को खींच कर एक्स एक्सेस तक ले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यही लाइन मुझे ऐसे दे रखी होती, मान लीजिए सिर्फ इतनी दे रखी होती कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो हम ये कहेंगे बात करी जा रही है स्ट्रेट लाइन की, बात करी जा रही है स्लोप ऑफ अ लाइन की। लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं। तो लाइन जो है, लाइन को इनफाइनाइटली आगे और पीछे लंबा किया जा सकता है, खींचा जा सकता है जहाँ तक चाहो। लाइन सेगमेंट क्या है, उसकी फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, तो लाइन को कहीं भी खींच सकते हैं। मान लीजिए इसका आपसे स्लोप पूछा जाए तो आप कहेंगे इसको खींचो और खींच के एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करवाओ। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम इसको लेकर आए खींचते हुए और हमने इसको एक्स एक्सिस से ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिया और माना कि एक्स एक्सिस जो है वो इसके साथ एंगल बना रही है थीटा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज समझ गए, इस तरह से जो चलता है क्लॉक के उल्टा, जैसे क्लॉक चलती है ऐसे 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 ऐसे, तो क्लॉक के उल्टे चलो तो वो उस डायरेक्शन में जो एंगल बनता है दैट थीटा, अगर उसका टेंजेंट निकाला जाए, टेंजेंट किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, टैन, है ना, तो उसी को हम स्लोप बोल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन इज जनरली, slope of a line is generally denoted by m, is generally denoted by m, is equal to tan theta, is equal to tan theta, where theta क्या है, where theta is angle which the line makes with x-axis in the anti-clockwise direction WRT का मतलब होता है with respect to x-axis, with respect to x-axis, angle which the line makes with x-axis। तो ये याद रहे, ये आपको याद रखना है। आप ये कहेंगे कि ये लाइन x-axis के साथ एंगल, अरे ये तो ये भी बना रही है एंगल, ये वाला भी एंगल है, अच्छा ये तो ये भी बना रही है, ये तो ये भी बना रही है, तो एंगल तो ये चार जगह बनाएगी अलग अलग। लेकिन आपको क्या लेना है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज जो ये वाला एंगल बना रही है वही एंगल आपको लेना होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया स्लोप निकालने का ये। अच्छा, अब इसको tan थीटा ही क्यों बोलते हैं भाई, और tan थीटा का मतलब ही स्लोप क्यों हो गया, इसका क्या मतलब है। अब ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक स्ट्रेट रोड है, मान लो हम सड़क से आ रहे हैं और सड़क से आते हैं फिर हमको दिखाई देता है कि अब हमारी सोसाइटी आ गई। ठीक है, आपने एक सोसाइटी देखी होगी यहाँ पर, रिवर हाइट्स देखी होगी सोसाइटी, तो वो शायद जितना मुझे याद है शायद वो सबसे पुरानी सोसाइटी है यहाँ की, राजनगर एक्सटेंशन में। तो उसमें क्या है कि सड़क तो ऊंची है और वो सोसाइटी नीची है। ठीक है, तो जब वो बनी थी तब वो भी बड़ी ऊंची थी और सड़क जो है वो नीची थी। फिर धीरे धीरे भराव हुआ और भराव होने के बाद सड़क इतनी ऊंची हो गई कि अब वो सोसाइटी बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई है। इनफैक्ट पानी भी भर जाता है बरसात में। और बाकी आप देखिए ज़्यादातर आपने जो नई जो सोसाइटीज़ बनी है उसमें आपने देखा होगा कि एक रैंप लगा हुआ है जिसको जनरली कॉमन भाषा में भी लोग स्लोप बोल देते हैं। ठीक है, कि आप कभी भी किसी भी सोसाइटी में आप देखना, ज़्यादातर सोसाइटीज़ ऐसी ही हैं, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होगी कि ऐसे स्ट्रेट आप चलते चले गए अंदर। ठीक है, आप व्हीकल से हैं किसी भी, आपको थोड़ा सा ऊपर उठकर जाना पड़ेगा। तो वो जो स्लोप है वो स्लोप जनरली लोग अपने घरों में भी बना लेते हैं, घरों को भी लोग ऊंचा थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वही है कि बरसात से बचने के लिए कि पानी वानी कई बार भर जाता है,
और थोड़ा सा ये भी है कि धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चलता है तो वो धीरे धीरे रोड ऊंची होती जाती है, तो इस वजह से वो ऐसा ना हो कि एक टाइम बाद वो गड्ढे में चली जाए, तो इस वजह से उसको थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। तो कभी भी आप ये देखेंगे कि उसको ना जनरल भाषा में भी लोग स्लोप बोल देते हैं, कुछ लोग स्लोप बोलते हैं, कुछ लोग रैंप बोलते हैं, दोनों एक ही बात है और दोनों जो है टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए उसको स्लोप, अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई मेरा घर थोड़ा सा ऊंचा है और मैं किसी को बुला कर लेकर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई इसको ना थोड़ा ना स्लोप बना दो, तो वो कहेगा अच्छा कितना ऊंचा बनना है, घर जितना ऊंचा, तो वो क्या करेगा कि मान लीजिए घर यहाँ पर है, मान लीजिए घर यहाँ पर है और रोड थोड़ा नीचे है, मतलब घर थोड़ा ऊंचा बना हुआ है, ऐसे ऊंचा बना हुआ है, उसका जो बेसमेंट है वो थोड़ा सा ऐसे कर रखा है, तो हम ये कहेंगे कि हाइट कितनी, हाइट तो इतनी, ठीक है। अच्छा भाई साहब आप स्लोप कितना लंबा बनवाना चाहते हो, तो जितने पर मेरी बाइक आराम से चढ़कर घर के अंदर खड़ी हो जाए, है ना, इतना मैं बनवाना चाहता हूँ, और जो रोड है उस पर भी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा ना हो कि आपने रोड के बीचों बीच बना दिया उसको, वो भी ना हो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है इतना बना देता है, ठीक है, अच्छा इतना बना दिया, तो दिस थिंग इज कॉल्ड, वो कहेंगे कितनी दूरी पर, हमारे घर से इतनी दूरी पर, तो ये बन गया आपका स्लोप। तो जब स्लोप बना तो हमने मिस्त्री को बताया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो इसने हमसे दो चीज़ें पूछी, कितना ऊंचा और कितनी दूरी पर बनाना चाहोगे, तो वो क्या पूछ रहा है, एक तो हमसे ये परपेंडिकुलर और एक क्या पूछ रहा है, ये तो 90 डिग्री पर होगा ही, घर कोई टेढ़ा तो बनेगा नहीं, घर तो सीधा ही होगा ना, इसका मतलब 90 डिग्री पर बनेगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस, और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेशो अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि स्लोप कितना है, ठीक है। और अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखते दिमाग में आया भाई परपेंडिकुलर है तो फिर यही वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड को ही हम राइट ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अच्छा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छा इसी को तो tan थीटा कहते हैं, इसी को तो tan थीटा कहते हैं। अच्छा tan थीटा आ गया, तो जरा थीटा तो बताओ एंगल कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी अगर मिस्त्री बैठेगा तो वो यहाँ से यूँ करके एंगल मेजर नहीं करेगा, वो देखेगा घर से कितनी ऊंचाई है, ठीक है, जहाँ पर हम बना रहे हैं उसको। तो ये जो एंगल है इसी वजह से ये बोला जाएगा कि एंगल को आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है tan थीटा, इस वजह से उसको हमने स्लोप बोला, ठीक है। तो m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। अच्छा अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर तो अगर मान लीजिए हमको एंगल दे रखा है और हमें ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है, ठीक है। अच्छा कोई भी बिल्डिंग है ना, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी रोड है, वो बिना ट्रिग्नोमेट्री के वो बन नहीं सकती, ठीक है। और ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी बैंकिंग ऑफ रोड्स स्कूल में पढ़ा है क्या, बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो कभी भी रोड जो है ना वो सीधी नहीं होती, कभी भी रोड सीधी नहीं होती और आउटसाइड इंक्लाइंड भी नहीं होती, वो इनसाइड की तरफ इनवर्ड होता है इंक्लिनेशन उसका, ठीक है। तो उसमें भी एंगल्स का यूज़ होता है, तो वो बिना ट्रिग्नोमेट्री के कहीं पर भी बात बनती नहीं है। 10th में एक बड़ा सवाल उठता था ना मन में, इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है इसका, यूज़ ही यूज़ है इसका। चलिए आगे देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, एक तो ये चीज़ हो गई, तो ये कह रहा था सो। अच्छा अब मैं ये कहूँगा भाई मैं तो एंगल भी मेज़र करना जानता, एंगल मेज़र करना नहीं जानते, कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लोगे स्केल की हेल्प से, यहाँ वो बड़ा आसान है ना, कोऑर्डिनेट्स तो निकालना। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोई भी स्ट्रेट लाइन है जैसे हमने ये बनाई, तो यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन को खींच कर मैं एक्स एक्सिस तक ले आया। अब एक और काम करते हैं, बनाइए एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये हो गया। अब एक काम करो, ऐसे बना लो लाइन, अब ऐसे बना लो, ऐसे ही। अब इसको एक्सटेंड नहीं करना है, हम ये कहेंगे कि मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, हाँ मुझे जो है कोऑर्डिनेट्स का ज्ञान है, मैं कोऑर्डिनेट्स बता दूंगा इसके कहाँ पर है। तो आप ना एक काम करना कि यहाँ पर जहाँ पर आपका मन करे आप कहोगे कोई दो पॉइंट्स बना दो, यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, वैसे ही मार्क कर लिया पेंसिल से। अभी तो मैंने स्केल भी नहीं उठाया, सिर्फ पेंसिल ही ले रखी है, ठीक। हम ये कहेंगे यार इसका स्लोप तो निकालना पॉसिबल नहीं है, हम कहेंगे भैया अगर आपको एंगल का ज्ञान है ना तो इसको ऐसे खींच दो यहाँ पर
और फिर मेजर कर लो कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बन रहा है। क्लॉकवाइज वाला मत कर लेना, एंटी क्लॉकवाइज वाला मेजर कर लेना। नहीं जी नहीं, मैं तो स्केल से करूँगा, ठीक है कर लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया। इससे हमने देखा कि ये x वाला कोऑर्डिनेट कितना है, मान लो कि ये आ गया x1, ये वाली लेंथ ओरिजिन से x1, और ये कितना आ गया, मान लीजिए ओरिजिन से यहाँ तक की जो y एक्सिस पर जो लेंथ है वो कितनी आ गई, y1। ऐसे ही ये वाला पॉइंट है, इसको भी देखो तो इस पर से अगर मैंने ऐसे ड्रॉप करा तो ये आ गया मान लीजिए x2, और अगर इससे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो मान लीजिए ये आ गया y2। बेटा ये वाला पॉइंट अगर P है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1, y1, और ये वाला पॉइंट अगर Q है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2, y2। चलिए जी, तो कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, ग्राफ पेपर पर आराम से निकाले जा सकते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे लिखिएगा when we are given with any two points on a given line, एक लाइन है और उस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट, अच्छा दो पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि दो डॉट लगाकर दे दिए, दो पॉइंट्स का मतलब क्या है कि वो दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, है ना, x1 y1 और x2 y2 ऑन अ गिवन लाइन, देन slope m is given as y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। तो स्लोप निकालने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो आपको क्या करना है, आप y वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो और x वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो। अब दिमाग में ये आता है कि मैंने इसको x1 y1 माना है, इसको x2 y2, आप बदल दो, कोई बात नहीं, आप इसको x1 y1 बोल दो और इसको x2 y2 बोल दो। तो क्या होगा आपका, अगर ऊपर वाला टर्म वो नेगेटिव आ रहा है तो नीचे वाला भी तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो आपका रेशो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा पहले वाले केस में था। तो ये दो तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, ठीक है। उसके बाद में कुछ और देखते हैं, यहाँ तक बता दीजिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा 1 मिनट वेट करें, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट को थर्ड पॉइंट के ट्रायंगल बना देते हैं छोटा सा, तो उसमें थीटा कहाँ पर होगा, थर्ड पॉइंट लाइन पर ना लें, कहीं और ले लें। नहीं जैसे यहाँ पे जो डॉटेड लाइन बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है ना बीच में, उसको थर्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। उसका इंटरेस्ट का थीटा कहाँ पर होगा,
मान लीजिए जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो हम जो है ना इसको थीटा नहीं ले सकते, स्लोप निकालने के लिए वैसे तो ले सकते हैं इसको थीटा, वैसे तो इस एंगल को मैं थीटा मान सकता हूँ, लेकिन इससे स्लोप नहीं निकलेगा। स्लोप निकालने के लिए अगर एंगल की हेल्प से स्लोप निकालना है तो लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी यहाँ तक, और लाइन को एक्सटेंड करके हम ये वाला एंगल लेंगे, एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है हमें वही एंगल लेना, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद x1 माइनस x2 नहीं होना चाहिए, x2 माइनस x1 तो नेगेटिव में आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्लोप नेगेटिव भी आ सकता है, और स्लोप नेगेटिव ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, स्लोप नेगेटिव ही आएगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम tan थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल है ना, तो इसी पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही मुझे ये समझ में आ गया कि 90 डिग्री से बड़ा होने वाला है, 90 डिग्री से बड़ा होने वाला है, लेकिन 180 से छोटा होने वाला है। भाई 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसका मतलब एंगल होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज नेगेटिव। तो नेगेटिव ही है, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर इन्होंने ना कंडीशन दे रखी है पैरेललिज्म की। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई दो लाइंस पैरेलल कब होगी, और परपेंडिकुलरिटी की, परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या है कि कोई दो लाइंस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी। तो वो करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, देखना जरा, वैसे तो कर लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि दो लाइंस अगर पैरेलल है ना, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उनके जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगे। m1 इज इक्वल टू m2, m1 हो गया पहली वाली लाइन का स्लोप और m2 हो गया दूसरी वाली लाइन का स्लोप। और अगर कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के जो स्लोप्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा कि इफ, नोट करके, two lines with slopes, m1 and m2 are if two lines with slopes m1 and m2 are parallel to each other, if two lines with slopes m1 and m2 are parallel to each other, then m1 is equal to m2। अगर दो लाइंस हैं जिनके स्लोप्स हैं, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो अगर वो दो लाइंस बोल दिया जाए कि वो दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, if two lines with slopes m1 and m2 are perpendicular to each other, then m1 m2 is equal to -1। तब क्या होगा, अगर वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तब क्या होगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। m1 m2 is equal to -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ और लिखें, angle between two lines, angle between two lines is given as, angle between two lines is given as tan theta
इज इक्वल टू गिवन है tan थीटा is equal to modulus m2 minus m1 upon m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Tan theta is equal to modulus m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, अब देखिएगा कि ये चीज़ वैसे तो देखिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीज़ तो वैसे तो आपको याद ही रखनी है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ को ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से ये दोनों चीज़ें आई हैं। ठीक, आप अगर करेंगे तो आपको सीधा सीधा इन दोनों को याद रखना पड़ेगा, टीचर्स भी आपको ऐसे यही बता देंगे, सीधा सीधा यही बता देंगे, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ये दोनों कंडीशंस आई कैसे। तो हम ये कहते हैं कि पहली कंडीशन में इन्होंने बोला कि टू लाइन्स विद स्लोप्स m1 and m2 आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दो लाइन्स हैं और दोनों लाइन्स के स्लोप दे रखे हैं, एक का स्लोप दे रखा है m1 और एक का स्लोप दे रखा है m2। ठीक है, तो आप ये देखिएगा ये जो पहला वाला है, मैं दो पैरेलल लाइन्स लेकर देखता हूँ, टू पैरेलल लाइन्स, हमने दो पैरेलल लाइन्स ले ली, एक ये दो पैरेलल लाइन्स ले ली हैं, एक ये और एक ये दो पैरेलल लाइन्स ले ली हैं। ठीक है, अच्छा तो हम ये कहेंगे कि जब दो पैरेलल लाइन्स हैं तो दो पैरेलल लाइन्स आपस में कितना एंगल बना रही होगी? 0 डिग्री। कोई भी दो लाइन्स हैं, उन दो लाइन्स को एटलीस्ट इंटरसेक्ट तो होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर आपको याद है, वेक्टर्स याद है, तो हम किसी भी लाइन को अगर पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं तो उसके एंगल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं पैरेलली इस लाइन को लेकर आता हूँ, इसके ऊपर ओवरलैप कर दूंगा, तो भाई ये लाइन में एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा ना दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं इसको, तो देखिएगा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉडुलस है। ठीक है, tan 0 डिग्री का रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये 0 हो गया। अच्छा, मॉडुलस जो है, मॉडुलस का वैसे तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन वो पॉजिटिव कैसे आता है? अगर सुनिए, मॉडुलस के अंदर अगर कोई टर्म नेगेटिव भी लिखी हुई है, मान लो मॉडुलस के अंदर -3 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? माइनस ऑफ -3, तभी तो ये +3 बनेगा। और अगर मॉडुलस के अंदर सिर्फ +3 आ रहा है, मतलब सॉल्व करके पूरा जो है वो +3 आ रहा है, तो उसका रिजल्ट सीधा सीधा प्लस का 3 ही बनेगा। तो अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव टर्म है तो बाहर नेगेटिव लगेगा, तभी तो वो टोटल ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा। मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव टर्म है तो आगे पॉजिटिव टर्म लगेगा, तो पॉजिटिव भी लग सकता है, नेगेटिव भी लग सकता है, पॉजिटिव भी लग सकता है। तो हम ये कहेंगे मॉडुलस के अंदर जब ये m2 और m1 अननोन टर्म्स हैं, तो मैं कहूँगा कि मॉडुलस का रिजल्ट आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और हम क्या करते हैं कि जनरली ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जो भी साइन है ना, उसको जनरली हम न्यूमरेटर के साथ लेकर चलते हैं, चाहो तो डिनोमिनेटर के साथ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हम जनरली इसको न्यूमरेटर के साथ लेकर चलते हैं। तो अब क्या होगा, ये 1 प्लस m1 m2 तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो 0 होगा, तो हमारे पास बचा प्लस m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अच्छा, और पॉजिटिव नेगेटिव अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हमारा 0 ही आ रहा है। तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो गया? m1 के, m2 और m1 दोनों के दोनों इक्वल हो गए।
ठीक है, बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, मैं चल रहा हूँ आगे। सर हमने प्लस माइनस क्यों हटाया? प्लस माइनस मत हटाओ, कोई बात नहीं, हम प्लस माइनस नहीं हटा रहे हैं। एक बार प्लस ले लो तो प्लस वाला तो ये हो ही गया, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0। एक बार माइनस ले लो तो माइनस वाला m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस m2 प्लस m1 इज इक्वल टू 0। तब भी m2 इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू m2 ही आ रहा है दोनों केसेस में। ठीक है, तो ये तो हो गया टू पैरेलल लाइंस वाला केस। ठीक है, फिर देखते हैं टू परपेंडिकुलर लाइंस वाला केस। Two perpendicular lines, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसको बोल दो AB और इसको बोल दो CD। अब दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो हो गया हमारा 90 डिग्री। तो आप AB जो है इसका स्लोप आप मान लीजिए M1 और ये जो CD है इसका स्लोप आप मान लीजिए M2। ठीक है, अब फिर ये देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, अब कहानी ये है कि इनको तो याद नहीं करना, हम तो इनको तो समझ रहे हैं इसकी हेल्प से। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला भी प्रूव करा जा सकता है। आप एक बात बताइए, वो याद है आपको ये tan x प्लस वाई का फॉर्मूला याद है? x माइनस वाई का, चलिए tan x माइनस वाई का फॉर्मूला यही होता है कुछ ऐसे, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आया जो कि 12th क्लास में आपको करना है, तो उतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको करना ही पड़ेगा ये 12th क्लास में। ठीक है, मैथ्स में है वहाँ पर ये। तो अब जरा देखिएगा कि अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो अगेन tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो गया। और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस बार 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस वही m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कहानी वही है जैसे मैंने यहाँ पर भी आपसे कहा था कि ये जो प्लस माइनस वाला है इसको जनरली हम न्यूमरेटर के साथ ले लेते हैं। जैसे कि -2/5 है, नंबर है, मान लो कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है -2/5, तो मैं -2/5 लिखता हूँ, 2/-5 नहीं लिखता। अगर 2/-5 भी है तो हम ये कर लेते हैं कि भाई माइनस साइन को ऊपर ले आओ, -2/5। तो जो भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है तो उसमें हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है उसको न्यूमरेटर के साथ में लगा देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कर लीजिए। अच्छा, tan 90 डिग्री कितना होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड आता कैसे है, नॉट डिफाइंड आता कैसे, 1/0 करके, तो 1/0 प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये करके आता है। अच्छा, ये जो प्लस माइनस m2 माइनस m1 है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस m1 m2 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब वो जो प्लस का बना उसको उधर ले जाओ, तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो गया -1, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अगर कोई भी दो लाइन्स हैं वो अगर पैरेलल हैं तो इनका स्लोप इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू f2 होगा, और अगर वो दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये है। अच्छा, तो आज बस इतना ही कर लीजिए। इस पर मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह अभी कुछ भी नहीं करवाए हैं, तो आज का होमवर्क भी कुछ नहीं है। क्वेश्चंस करवाएंगे नेक्स्ट टाइम, फिर इसका होमवर्क भी देते हैं। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। और आप में से किसी भी बच्चे ने अगर बाइनोमियल थ्योरम के अभी कुछ भी आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं मिसलेनियस के, तो वो ट्राई करिएगा। अगर
जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स होंगे मेरे से पूछ लेना, मैं करवा दूँगा। ऐसे ही जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसकी एक ही एक्सरसाइज करनी है 6.1। तो मैंने 6 ही क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चों ने पूरा कर लिया, जिन्होंने नहीं करा है पूरा वो आज कर लेना, ठीक है। इसको मैं आगे कंटिन्यू करवा दूँगा अगली क्लास में। चलिए जी, ओके।